बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। थोड़ी देर पहले वो यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल आई थी। आज आज़म को हॉस्पिटल में एडमिट हुए तीसरा दिन था। अच्छी बात यह थी कि कल की बानिस्बत आज उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, इसलिए जमल ने थोड़ी देर के लिए ताबिंदा को घर भेज दिया था, क्योंकि ताबिंदा परसों रात से हॉस्पिटल में मौजूद थी। थकन अब उसके चेहरे से वाज़ेह होने लगी थी। जमल चाहती थी कि ताबिंदा घर जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, मगर ताबिंदा आज़म को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। जमल ने उसको ज़बरदस्ती घर भेजा था। वो अपने सामने बिस्तर पर लेटे वजूद को देखने लगी, जिसके मुंह और नाक में ग़िज़ा और दवाओं की नलकियां लगी हुई थीं। ड्रिप लगे हुए उसके हाथ पर अब स्वेलिंग आ चुकी थी। आज़म को इस हालत में देखकर जमल को दुख हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उसने अपने सगे बाप को आज तक नहीं देखा था। जब से होश संभाला था वो आज़म को ही बाप की सूरत देखती आई थी। आज़म ने एक अच्छे बाप की तरह उसकी परवरिश की थी। अब सगी औलाद और उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। दरीद। आज़म की आवाज़ पर जमल अपनी सोचों के बंधन से आज़ाद होकर होश की दुनिया में आई। जी डैड, क्या हुआ? ये मैं जमल हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? वो अपनी सोचों में आज़म के पास बैठी हुई। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि कब उसने आज़म के हाथ पर अपना हाथ रखा था। जमल एकदम अपना हाथ हटाकर कुर्सी से उठती हुई मज़ीद आज़म के करीब आकर उससे पूछने लगी। मैं समझा शायद दरीद वापस आ गया है। आज़म ज़रा सी आंखें खोलकर आहिस्ता आवाज़ में बोला तो जमल नज़र चुराती हुई बोली, वो गलती से मैंने आपके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। वो आ जाएंगे वापस, आप ज़्यादा सोचें मत। जमल उस शख्स के जिक्र से बचना चाहती थी, इसलिए कमरे की मौजूद खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सच तो ये था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दरीद आज़म की वापसी हो। कैसे नहीं सोचूं? वो बेटा है मेरा, आपको मालूम है ना। आप, मैं और दरीद में मेरी जान बसती है। बेटा, उससे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दें। आप उसे यहाँ अपने डैड की खातिर वापस बुला लें। आपके डैड से उसे देखना चाहते हैं। आप उसे एक बार फ़ोन कर लें। आज़म की बात सुनकर वो कुछ बोल नहीं पाई। ये काम तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी सूरत नहीं कर सकती थी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो मेरे बुलाने पर आ जाएंगे? आज तक उन्होंने हम तीनों में से किसी की बात सुनी है? हमेशा से वो अपनी मर्ज़ी करते आए हैं। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जमल खिड़की से बाहर एम्बुलेंस को देखती हुई बोली, वो आ जाएगा आपके बुलाने से। चंद माह पहले मुझसे कह रहा था कि जमल ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि वो अब कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती और ना ही वो चाहती है कि अब मैं वापस आऊँ। क्या आप अपने डैड की खातिर उससे नाराज़गी ख़त्म करके एक कॉल नहीं कर सकती उसे? अब ऐसी भी क्या नाराज़गी उससे बेटा? एम्बुलेंस में डेड बॉडी को रखा जा रहा था। जमल ने अपनी नज़रों का जाविया फ़ौरन आज़म की तरफ किया। वो जमल को बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। जमल चलती हुई उसके पास आई और आज़म के हाथ पर अपना हाथ रखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दीद को कॉल करूं तो मैं आपकी खातिर ऐसा कर लूँगी। आपकी बेटी आपकी खातिर कुछ भी कर सकती है, बस आप ठीक हो जाएं। आज उसका नाम दीद अपने लबों से काफ़ी अरसे बाद जमल ने खुद सुना था। अब तो ये नाम भी उसको बहुत अजनबी लगता था, मगर सामने बिस्तर लेटे हुए शख्स को वो मायूस नहीं करना चाहती थी। इसलिए आज़म के चेहरे को देखकर मुश्किल से ही सही मुस्कुराने लगी, क्योंकि जमल की बात सुनकर आज़म के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। ये लड़का अभी तक घर क्यों नहीं आया? जमल ज़रा कॉल करो दरीद को। आज़म और ताबिंदा दोनों ही सोफे पर बुराजमान थे, जबकि जमल फर्श पर रखे फ्लोर किचन पर बैठी हुई थी। आज हफ्ते का दिन था, इसलिए वो तीनों ही सिटिंग रूम में मौजूद थे। सामने स्क्रीन पर कोई मूवी चल रही थी, जिसको देखते हुए आज़म जमल से बोला, जी डैड, दीद का अभी मैसेज आया था, वो 10 मिनट में आ रहे हैं। आज़म की बात सुनकर वो जल्दी से बात बनाती हुई बोली। हाथ में मौजूद पॉपकॉर्न का बाउल गोद में रखकर दीद को मैसेज टाइप करती हुई आज़म का पैगाम देने लगी। ये तीसरी बार था जब वो आज़म के पूछने पर दरीद को जल्दी घर आने का मैसेज में बोल रही थी। दरीद के 10 मिनट का मतलब पूरा 1 घंटा होता है, आपको मालूम तो है उसका। आज़म प्लीज़ अभी चौथी बार मत पूछिएगा। जानते भी हैं वो सैटरडे नाइट को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ सैर स्पॉटों में मशगूल रहता है। ताबिंदा बेजार से अंदाज में बोली तो जमल ताबिंदा को देखने लगी। हर सैटरडे नाइट तो दीद अपने दोस्तों के साथ नहीं गुजारते मम्मा, वो तो मंथ में कभी एक बार प्रोग्राम बन जाता है उनका। और वैसे भी आज अहमद भाई के बड़े भाई की एंगेजमेंट थी, इसलिए दीद को वापस आने में देर हो गई। जमल को दरीद के बारे में ताबिंदा का इस तरह बोलना ज़रा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो फ़ौरन दरीद की साइड लेती हुई बोली, तुम चुप कर जो जमल, तुम्हें ज़्यादा दरीद की अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने कमरे में सोने की तैयारी करो। ताबिंदा से अपनी बेटी की दरीद के लिए चमचागिरी ज़रा बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो जमल को गुरगुरती हुई बोली। जमल मुंह बनाकर पॉपकॉर्न का बाउल टेबल पर रखती हुई अपने कमरे में चली गई। क्यों हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? तभी मैं नोट कर रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा जमल को टोकने लगी हो। आज़म स्क्रीन पर चलती हुई मूवी से उकता कर चैनल बदलता हुआ ताबिंदा से बोला,
बच्ची कहाँ है आजम? अब जमल, उसको तो आपने और दरीद ने ही बच्चा बनाया हुआ है, खासकर दरीद ने। उसे बच्चों की तरह अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाता है, जैसे मैं नहीं। वो जमल की माँ है। और जमल उसका लापरवाह अंदाज देखकर तो मुझे उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगी है। किस तरह दरीद के साथ चिपक कर इतना क्लोज होकर बैठ जाती है, और दरीद अगर कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर तो ऐसे मेडिसिन की डोज नहीं बल्कि जमल चाहिए जो उसकी आंखों के सामने हर वक्त बैठी रहे। क्या है ये सब आजम? और आपको भला क्या ज़रूरत थी परसों दरीद को परमिशन देने की कि वो जमल को लेकर इतनी देर तक के लिए बाहर निकल जाए? मालूम है रात के 12:30 बजे वापसी हुई थी और उन दोनों की। जमल तो मेरी डांट को हंसी मजाक में उड़ा देती है, और आपके साहबजादे उनसे तो मैं कुछ पूछ ही नहीं सकती। वो तो मुझे किस तरह खातिर ही नहीं लाते। ताबिंदा आजम के सामने अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं कि जमल अचानक अपनी प्लेट में से खाते खाते दरीद की प्लेट में खाना शुरू कर देती थी। दरीद के सामने बच्ची बनकर उससे बात मनवाती थी। अगर ताबिंदा कुछ एतराज़ करती या जमल को टोकती तो उल्टा आजम उसको बातें सुनाता, और अब यही होना था। मसला क्या है यार ताबी तुम्हारे साथ? जमल और दरीद दोनों ही हमारे बच्चे हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर एक साथ घूमने फिरने के लिए चले गए तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर किसी आउटसाइडर के साथ बाहर भेजना है मैंने जमल को, और दरीद को तुम क्या समझ रही हो? 1 माह पहले ड्राइवर को उसने क्यों जॉब से फारग किया था, बताया नहीं था तो मैंने तुम्हें वो किस्सा? देखो ताबी, दरीद बचपन से ही जमल को लेकर बहुत ज़्यादा टची है, उसका ख्याल ही रखता है, तो उस बात पर भी तुम्हें एतराज़ है? आजम अब की बार ताबिंदा को समझाता हुआ बोला तो वो भी ना उठी। आप तो कभी भी मेरी बात का मतलब नहीं समझेंगे आजम। एतराज़ मुझे दरीद और जमल के इतना क्लोज होने पर नहीं है। मेरी दरीद को और जमल को अच्छी तरह जानती हूँ, मगर ये दुनिया, घर के नौकर, दूसरे लोग, वो इन दोनों को देख मुख्तलिफ सवालात उठा सकते हैं। आजम आप समझने की कोशिश करें, दरीद और जमल सगे बहन भाई नहीं हैं जो हर वक्त एक दूसरे के रूम्स में इतना रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। तबिंदा की बात सुनकर आजम नागवार नज़रों से उसे देखने लगा। ये किस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू कर रही हो तुम ताबी? ये दुनिया वाले कौन होते हैं मेरे बच्चों पर एतराज़ करने वाले, उन पर सवालात उठाने वाले? अगर औकात है किसी की तो आकर मेरे सामने बात करे, फिर मैं उसको बताऊंगा क्या एक ही छत के नीचे रहने वाले 2 अफराद एक दूसरे के कमरों में आ जा नहीं सकते? इतना गिरा हुआ कैसे कोई सोच सकता है? आज के इस एडवांस दौर में सगे बहन भाई नहीं हैं वो दोनों, तो क्या मतलब है यार? अब दुनिया वालों का मुंह बंद करवाने के लिए क्या मैं उन दोनों का निकाह पढ़वा दूं ताकि वो दोनों सुकून के साथ अपने ही कमरे में ज़िंदगी गुजार सकें और कहीं आ जा सकें? आजम को ताबिंदा की बात सुनकर गुस्सा आ जा रहा था, मगर उसकी आखिरी बात पर ताबिंदा एकदम घबरा उठी। आजम क्या हो गया आपको? प्लीज़ कूल डाउन। मैंने तो एक नॉर्मल बात की थी, ये निकाह बीच में कहाँ से आ गया? ताबिंदा तो कभी दरीद और जमल को लेकर ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए आजम को कूल करती हुई जल्दी से बोली, ताबी अपने जहन को इन फजूल की सोचों से पाक रखो, और मैं आइंदा तुम्हारे से कोई भी उल्टी सीधी बात ना सुनूं कि जमल दरीद के कमरे में क्या कर रही है, वो दोनों अकेले बाहर क्यों जा रहे हैं, या एक साथ बैठकर मुस्कुराते हुए क्या बात कर रहे हैं, एक ही बाउल में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? वो दोनों बच्चे एक ही घर में पले बड़े हैं, दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं। अगर आगे मुस्तकबिल में अगर उन दोनों को रुझान एक दूसरे की तरफ माइल भी हो जाता है तो भी ये मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। जिस तरह तुमने अभी निकाह वाली बात पर रिएक्ट किया है, अगर ऐसा होता है तो ये कोई मयूब या फिर हैरान कुन बात नहीं है। और अगर उन दोनों की सोचें, पसंद, रुझान अलग हों तब भी मैं उन दोनों की चॉइस को खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अगर कोई दूसरा बिला वजह में उन दोनों को लेकर बातें बनाएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आजम ताबिंदा को बोलता हुआ कमरे से चला गया। थोड़ी देर पहले वालियम और एवा की शादी की रसूमात मुकम्मल हुई थी। मार्था और फाइक उन दोनों को शादी की मुबारकबाद देकर डांस फ्लोर की तरफ चले गए, जहां पहले से चंद लड़के और लड़की कपल की सूरत रक्स में मशगूल थे, जबकि वो खुद विलियम और इवा को विश करता हुआ डांस फ्लोर से थोड़ी दूर सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें अब भी विलियम और एवा पर थी, जो अब कपल डांस कर रहे थे। विलियम और एवा इकट्ठा डांस करते हुए एक दूसरे के साथ आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो दोनों ही कपल डांस के दौरान किसी बात पर जोर से हंस रहे थे, तब उसका जहन कहीं माजी की यादों में भटक चुका था। दीद, आपने कभी कपल डांस किया है? दरीद जमल के कमरे में बैठा हुआ जमल के सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स चेक कर रहा था। तब जमल पढ़ाई से फारग होकर LED ऑन करती हुई स्क्रीन पर नजरें जमाए दरीद से पूछने लगी, जहां एक लड़का और लड़की कपल डांस कर रहे थे। यह भी कोई काम करने वाला है? जमल की बात सुनकर दरीद उसको घूर कर देखता हुआ बोला। साथ ही दरीद ने नोटबुक बंद करके टेबल पर रख दी और इंग्लिश की बुक खोलकर देखने लगा। यानी कि कभी भी नहीं किया।
वैसे भी कपल डांस के लिए एक अदद साथी की ज़रूरत होती है। चले आज हम दोनों ट्राई करके देखते हैं। जमल बोलने के साथ ही डांस करने का इरादा बनाती हुई सोफे से उठकर खड़ी हो गई। दिमाग ठीक है तुम्हारा जमील? फजूल के काम छोड़ो, यहाँ वापस आकर बैठो। वैसे भी कल तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट है, बताओ मुझे कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है तुम्हारी। दरीद उसे टोकने के साथ रिमोट उठाकर LED बंद करने लगा तो जमल ने फौरन दरीद के हाथ से रिमोट छीना। इंग्लिश के टेस्ट की आप मुझे परसों ही मुकम्मल तैयारी करवा चुके हैं, अब मुझे सिर्फ रिवाइज करना है जो कि मैं रात में कर लूँगी। प्लीज़ खड़े तो हो जाए ना दीद। जमल अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे दरीद के सामने खड़ी हुई उससे जिद करती हुई बोली, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा जमिल, और ना ये मैंने पहले कभी किया है, सीरियसली। दरीद जमल के सरापे को देखता हुआ बोला, जो कि उस वक्त लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस क्यूट सी डॉल लग रही थी। मुझे ना ज़रा ये नखरे कम ही दिखाया करें दीद, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप ही मुझे सिखाएं। आज मैं आपको डांस करना सिखा देती हूँ, उठे तो यार। जमल बोलने के साथ ही दीद के दोनों हाथों को पकड़कर उसे खींचकर सोफे से उठाती हुई बोली तो दरीद को नाचार ही खड़ा होना पड़ा। बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो तुम। दरीद जमल को बोलता हुआ स्क्रीन को देखने लगा जिस पर कोई डांस कंपटीशन हो रहा था। मैं आप ही की शागिर्द हूँ, बाय द वे ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, अपना हाथ पकड़वाइए मुझे। यहाँ यूं मेरी कमर पर रखें हाथ को ऐसे, गुड। अब अपने दूसरे हाथ से मेरे उस हाथ को पकड़े। यस, अब स्क्रीन पर उस लड़के के पाँव की हरकत को गौर से देखें। अब आपको अपने पाँव के स्टेप मेरे पाँव के स्टेप से मिलाने हैं ऐसे। वो जमल को कमर पर अपना हाथ रखे दूसरे हाथ से जमल का हाथ थामे डांस के स्टेप करने लगा। जमल दरीद का हाथ छोड़े बिना डांस का स्टेप लेती हुई उससे 3 से 4 कदम दूर हुई तो दरीद उसे वापस अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ चुका था, जबकि जमल मुस्कुराती हुई दरीद के शोल्डर्स पर अपने दोनों हाथ रख चुकी थी। वो डांस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही थी, जबकि दरीद गौर से उसके चेहरे के एक एक नुक्श को देखने के बाद जमल के गुलाबी गालों को देख रहा था। कई एहसासात दरीद के दिल में जाग उठे थे, कई ख्वाहिशात उसके दिल में सर उठाने लगी थी जिनसे जमल बिल्कुल अनजान थी। हेलो, कहाँ गुम हो हैंडसम? मार्था झूमती हुई उसके बराबर में सोफे पर आती हुई बैठी तो दरीद माजी की यादों से निकलकर वापस आया। तुम जानते हो तुम्हारा दोस्त जैकी से ब्रेक अप के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रास्कल है। मतलब वो मेरे साथ रिलेशन में रहा और मेरी मदर के साथ भी। मैन मार्था नशे की हालत में जैकी को मोटी मोटी गालियां देने लगी। वलीम और एवा की शादी वाले दिन ही उसका और जैकी का ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि मार्था को कल ही पता चला था कि जैकी की ज़िंदगी में दूसरे आने वाले नई गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मार्था की माँ थी। मुझे अफसोस है तुम्हें जैकी को जानने, परखने और समझने के लिए कि उसके काफ़ी करीब जाना पड़ा। चलो उसी बहाने से ही तुम्हें मर्द की पहचान भी हो गई और ये भी मालूम हो गया कि जैकी वाकई कितना बड़ा है। दरीद स्मोकिंग करने के साथ ही मार्था के ताज़ा ब्रेकअप पर अफसोस करता हुआ बोला, उसने मेरी माँ के साथ रिलेशन रखकर मुझे हर्ट किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे भी जैकी को इस तरीके से हर्ट करना चाहिए, मतलब उसके फ्रेंड के साथ रिलेशन बनाकर? मार्था दरीद के और ज़्यादा नज़दीक होकर बैठती हुई नशे में चूर आंखों से उसको देखती हुई पूछने लगी, अब तुम उस दिन की तरह मुझे रात साथ गुजारने की ऑफ़र करके बोर मत करना, मैं वैसे ही परेशान हूँ। दरीद बेजार से अंदाज में उसके नीम अरेआम बदन और मानी खेज नज़रों को देखकर बोला। मार्था दरीद के हाथ से सिगरेट लेकर गहरा कुश लगाती हुई अफसोस से बोली, ओ गॉड, मैंने पहला ऐसा एशियाई मर्द देखा है जो एक खूबसूरत लड़की को बार बार नज़रअंदाज कर रहा है। मार्था दरीद को इसकी सिगरेट वापस करती हुई अफसोस से बोली, क्योंकि वो आज जैकी की यादों को सिरे से अपने जहन से मिटाने का इरादा रखती थी। एशियाई मर्दों की बात मत करो मार्था, तुम एशियाई मर्दों की नफ्सियात को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगी। हर एशियाई मर्द जूठा खाने का आदी नहीं होता। और रही बात खूबसूरती की, तो जब एक मर्द के दिल को बरसों पहले ही किसी ने अपना असीर कर लिया हो तो फिर कोई दूसरा खूबसूरत चेहरा उससे मर्द के लिए अहमियत नहीं रखता। अब मालूम नहीं दूसरों के साथ ऐसा होता हो कि नहीं, लेकिन दरीद आज़म के साथ तो ऐसा ही मसला है। दरीद मार्था को जवाब देता हुआ उसके मुंह की सिगरेट को टेबल पर पड़ी हुई एश ट्रे में मसल कर अपने लिए दूसरी सिगरेट सुलगाने लगा। इतने में फाइक भी उसके पास आता हुआ सोफे पर बैठा। तो यहाँ बैठा हुआ है यार, तूने पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना लिया, मुझे बताया भी नहीं। अभी वलीम से पता लगा मुझे तेरे डैड की तबीयत कैसी है। अब फाइक से दरीद की दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। ग्रैनी के डेथ के बाद वो अपार्टमेंट में अकेला ही रहता था। हम वतन होने की वजह से उसने फाइक को अपने अपार्टमेंट में ही अपने साथ रहने की इजाज़त दी थी। डैड की तबीयत की वजह से ही पाकिस्तान वापस जाने का इरादा बन रहा है। बेचारे काफ़ी बीमार हैं और अच्छे इंसान भी हैं, काफ़ी प्यार करते हैं मुझसे, तो सोचा जाकर देख लेता हूँ। तू टेंशन नहीं ले, इजी होकर अपार्टमेंट में रह ले जब तक तेरे रेजिडेंट्स का मसला हल नहीं हो जाता। दरीद फाइक की टेंशन दूर करता हुआ बोला। तो फाइक भी रिलैक्स हो गया
मार्था जो कि फाइक को मुंतजर निगाहों से देख रही थी, फाइक के इशारा करने पर दरीद के पास से उठती हुई वो फाइक के पास आ गई। दरीद के पास बैठकर मार्था का सिर्फ वक्त ज़ाया हुआ था, जबकि दरीद अपने मोबाइल में आने वाले मैसेज की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये मैसेज उसको पाकिस्तान से किया गया था, जिसमें उसको चंद तस्वीरें भेजी गई थीं। उन तस्वीरों को देखकर दरीद के चेहरे के संजीदा तबसरात गुस्से में तब्दील होने लगे। दरीद से अपना गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो गया था, तो वो वहाँ से उठकर चला गया। उसे वाकई अब जल्द पाकिस्तान जाना चाहिए था। मम्मा प्लीज़ मेरे साथ हाइड एंड सीक खेले ना। 8 साल दरीद किचन में खाना बनाती हुई समन से बोला। चंदा, इस वक्त मैं आपके साथ कैसे खेल सकती हूँ? आपकी ताबिंदा आंटी आई हुई हैं आज हमारे यहाँ। मैं उनके लिए रात का डिनर तैयार कर रही हूँ। शाम में खबर अंकल भी हमारे घर आएंगे और अभी तो आपके डैड भी आने वाले हैं। समन खाना तैयार करने के साथ साथ अपने 8 साल बेटे को बहलाती हुई बोली। उसकी सहेली तबिंदा और वक्त अपनी नौमौलूद बेटी के साथ उसके घर में मौजूद थी, जबकि तबिंदा का शौहर खावर रात में उन्हीं के घर में डिनर करने का इरादा रखता था। क्योंकि जैसे तबिंदा और समन एक दूसरे की सहेली थी, वैसे ही आज़म और खावर भी आपस में दोस्त थे। ठीक है, फिर मैं जमल को जगा देता हूँ। वो जब से आई हैं सोए जा रही हैं। मुझे उसको जागते हुए देखना है। वो हर वक्त सोती रहती हैं। दरीद समन से बोलता हुआ किचन से बाहर जाने लगा। दरीद, रुको, जमल को बिल्कुल भी नहीं जगाना। वो जाग गई तो रो रो कर तबिंदा को तंग करेगी। आप जाकर छुपो, मैं आपको ढूंढती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद आप मुझसे खेलने की बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे, ओके? समन तैयार हुआ, सलाद फ्रिज में रखती हुई बोली। दरीद खुशी खुशी छुपने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर छत पर चला गया। क्या कर रहे हैं आज़म? प्लीज़ छोड़े मुझे। ये सब करने के लिए आपने मुझे ऊपर छत पर आने के लिए बोला था। तबिंदा आज़म के हाथ अपने बाजुओं से हटाते हुए उससे बोली। हाँ, यही सब करने के लिए बुलाया था, क्योंकि नज़रअंदाज कर रही हूँ तुम मुझे। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? ताबी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आज़म बेकरार लहजे में ताबिंदा से बोलता हुआ उसे अपने हिसार में लेने लगा, मगर उससे पहले ही ताबिंदा ने उसे पीछे की तरफ धकेला। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो शादी भी मुझसे ही करते, समन से नहीं। प्लीज़ आज़म, इस तरह रोज़ फ़ोन मत किया करें, कहीं खाबर को शक ना हो जाए। क्या जानते नहीं आप अपने दोस्त की तबीयत को? तबिंदा आज़म से इल्तिजाई अंदाज में बोली। बार बार उसका ध्यान सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसे खदशा था कि समन उसको तलाश करती हुई किचन से छत पर ही ना आ जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो समन से शादी करना मेरी मजबूरी थी। घर वालों ने मुझे किस हद तक मजबूर किया था समन से शादी करने को, वरना मुझे इससे रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं थी, ना हो सकती है। सिर्फ एहसास करता हूँ मैं उसका, क्योंकि वो मेरे बेटे की माँ है। मोहब्बत मुझे सिर्फ तुमसे है और तुमसे ही रहेगी। आज़म अब तबिंदा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामता हुआ बोला। तो तबिंदा खामोशी से उसको देखने लगी। ऐसा मत करें आज़म, मैं भी अब शादीशुदा हूँ, एक बेटी है मेरी। आपके ही दोस्त से शादी हुई है मेरी। बहुत गलत किया आज मैंने, जो मैं आपके बुलाने पर यहाँ आ गई। तबिंदा अपने चेहरे से आज़म के हाथ हटाती हुई बोली। आज़म की बातें उसे पिघला रही थी, वो पिघलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस जाने के लिए पर तोलने लगी। आज़म ने उसका इरादा भांपकर फौरन तबिंदा को बाजुओं पकड़कर दीवार के साथ लगाया। किस इंसान के लिए मुझसे दूर जाना चाहती हो? वो इंसान जो वफा के लायक ही नहीं है। खाबर का खुद किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है। तुम अगर ये समझ रही हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो चंद दिन ठहर जाओ। मैंने तुम्हारे शोहर और उस औरत के रंगे हाथों ना पकड़ लिया तो मेरा नाम बदल देना। तबिंदा प्लीज़ यूँ मुझको और मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज मत करो। आज़म तबिंदा को दोनों शानों से पकड़ता हुआ बेबसी से बोला। तबिंदा खुद भी जानती आज़म बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। खाबर के बदले हुए रंग और तेवर उसकी आंखों से पोशीदा हरगिज़ नहीं थे, मगर वो खुद खाबर की झगड़ालू तबीयत को देखकर उससे लड़ाई झगड़ा करके बात को बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि मुश्किलात पैदा कर रहे हैं आप, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, जबकि आप कुछ भी नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं। तबिंदा नम लहजे में आज़म को देखती हुई बोली, तो आज़म ने उसे अपने हिसार में ले लिया। मैं बहुत जल्द कोई ना कोई हल निकाल लूँगा जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं खुद भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आज़म तबिंदा को हिसार में लेकर सरगोशाना अंदाज में बोला। अंदर दोनों को अंदाज़ा ने तक नहीं हो सका। एक मासूम जहन छत पर कमरे में छुपा हुआ उन दोनों को देखता हुआ अपने नन्हे से जहन में कई सवाल पार रहा था। पसीने से तर चेहरा वो नींद से अचानक से जागा। आंखों में अजीब वहशत का आलम लिए वो बेड पर बैठा हुआ उस ख्वाब को सोचने लगा जिसकी हकीकत अब माजी के पन्नों में दब चुकी थी। उस ख्वाब को वो अपने जहन से नोच कर कहीं दूर फेंक भी नहीं सकता था। ये वो तल्ख हकीकत थी जिसको वो सोच कर खुद अजियत का शिकार होता।
वो ऐसा भी हरगिज़ नहीं था कि वो लंदन आने के बाद जमल से मुकम्मल तौर पर गाफिल और बेखबर हो गया था। यहाँ गिरीनी की तबीयत का सुनकर वो उनके पास आ तो गया था, मगर उसने पिछले 4 सालों में जमल की एक एक हरकत तो सकनात पर यहाँ बैठे नज़र रखी हुई थी। उसके बाहर आने जाने से लेकर यूनिवर्सिटी फेलो के साथ घूमना फिरना, जमल का हर प्रोग्राम दरीद को उस तरह तस्वीरों के ज़रिए से मालूम होता रहता। मगर आज जो तस्वीरें उसको मौसूल हुई थी वो दरीद को आग लगाने के लिए काफ़ी थीं। वो लड़का उसका हम उम्र था, बल्कि जमल का क्लास फेलो, जिसे दरीद ने पहले भी कई बार तस्वीरों में देखा था। लेकिन उस वक्त कॉफ़ी शॉप में जमल के साथ सिर्फ वही मौजूद था और टेबल पर रखे जमल के हाथ पर उसने हाथ रखा हुआ था, जिसे सोचकर दरीद के दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। क्या जमल उस डर को फरामोश कर बैठी थी जो वो यहाँ आने से पहले उसके अंदर बिठाकर आया था, या फिर जैसा कुछ और तस्वीर में दुख हो रहा था बात वैसी नहीं थी? क्योंकि जमल भी उसके नेचर और उसके मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। दरीद को नहीं लगता था वो ऐसा कुछ करके अपने आप को तकलीफ से दो चार करती। ये भी हो सकता था ये तस्वीर वाला लड़का ही जमल में दिलचस्पी रखता हो। बात जो भी थी, आज़म की तबीयत के अलावा भी अब उसे असल हकीकत जानने के लिए पाकिस्तान जाना था। अभी दरीद सोचों में डूबा हुआ था, तब उसका मोबाइल बजने लगा। ये कॉल पाकिस्तान से आ रही थी, उसके घर के नंबर से। हेलो। पहला ख्याल आज़म का आते ही दरीद ने फ़ौरन कॉल रिसीव की, मगर दूसरी तरफ 4 साल बाद दरीद की आवाज़ सुनकर जमल की अपनी सांसें थमने लगीं। जमल, वो फ़ौरन ही जमल को पहचान गया था, इसलिए बेकरार सा उसका नाम पुकार बैठा। बात करो मुझसे जमल, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ खुद को। दरीद की आवाज़ में बेबसी महसूस करके भी वो खामोश रही। ये कॉल भी आज उसने आज़म के कहने पर की थी, मगर मुंह से बोलने के लिए उससे लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहे थे, जबकि दूसरे फरीक की बेबसी बेकरारी अब गुस्से में ढलने लगी थी। बोल क्यों नहीं रही हो तुम? बात करो मुझसे, बताओ मुझे आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे यूँ सजा दे रही हो? दरीद गुस्से में ज़ोर से चिंखा तो भी जमल रिसीवर कान से लगाए खामोश खड़ी रही। वो इतना सब कुछ करके उससे पूछ रहा था आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। जमल खामोशी से फ़ोन रख चुकी थी, जबकि कॉल डिस्कनेक्ट देखकर दरीद का गुस्सा आसमानों को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल सामने आईने पर खींच कर मारा तो उसे आईने में दरार पड़ गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।